अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आज की क्लास के बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट भी मिलेगी और असाइनमेंट में एक प्रॉपर प्रोजेक्ट होगा एचटीएमएल और सीएसएस से रिलेटेड, जो कि आप लोगों ने मुझे मंडे की क्लास से पहले पहले सबमिट करवाना होगा। सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने पहले वर्किंग की थी जी अपनी एचटीएमएल के असाइनमेंट पे, ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है। और मेजॉरिटी चीज़ें उसमें वही होंगी जो हमने किया होगा अपने क्लास कंटेंट में। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो इजी असाइनमेंट है, इतनी मुश्किल नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स आपको महीने लग जाए। ये एक दिन में बनने वाली, अगर आप लोग पूरा टाइम लगाएं तो एक दिन में भी प्रॉपर बन सकती है। लेकिन आपको मैं प्रॉपर मंडे तक टाइम दे रही हूँ, इस पर वर्किंग कीजिएगा और मंडे को मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स चेक करूँगी। अच्छा जी, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। हमारा जो प्रोजेक्ट है 109 का है, इसको लाइव करते हैं। और बल्कि आज हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो हमने कर लिया है, आज हमारी वर्किंग होगी रिस्पॉन्सिवनेस पे। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है पहले ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि अभी जो हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, ये डिफरेंट डिवाइसेस पे वेबसाइट देखने में कैसी होगी, हमारी स्मॉल स्क्रीन पे कैसी होगी, लार्जर स्क्रीन पे कैसी होगी, इन सब डिवाइसेस पे वेबसाइट देखने के लिए कैसी होगी। आज से कुछ अर्सा पहले, मतलब जो प्रीवियस एजेस थी हमारी, उनमें आपको रिस्पॉन्सिवनेस के सेपरेट पे किया जाता था और सेपरेट एक डिमांड थी कि हाँ जी वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव अगर बनानी है तो उसके सेपरेट चार्जेस होंगे। लेकिन अब ये है कि आपके डेवलपर्स, आपका चाहे यूज़र कहे, क्लाइंट कहे या ना कहे, आपने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना ही है। मतलब कि अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाना है कि वो अगर किसी फ़ोन सेल फ़ोन पे अगर ओपन की जाए आपकी वेबसाइट, या किसी टैबलेट पे ओपन की जाए, तो हर लिहाज से आपकी वेबसाइट जो है वो देखने में काबिल होनी चाहिए। ये नहीं कि लिंक कहीं कहीं पहुंच रहे हो आपकी वेबसाइट की और हेडिंग सही पहुंच रही हो कुछ। ये अभी जो हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारी ये जो वेबसाइट है। पूछा पर चार बंदे लेके आए थे वहां से उठा के। ये तो टेबल फरहानवी को कह के यार वो ना सफदर को कह दे। हाँ, ठीक है, दानियाल अपना ये उन्हें माइक बता म्यूट दे। हमारा कर है। दें आप। टेबल टेबल तो शीशा। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये डिस्कस करें कि अभी जो हमने एक वेबसाइट बनाई है विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल पे नहीं देखते, हम अभी सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे। अगर हम ये काम कर रहे हैं ना, तो हमारी वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। अब रिस्पॉन्सिव किस तरह बनाना है, इस पर चलते हैं। पहले हमारे पास ये चीज़ क्लियर होगी है कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि डिफरेंट डिवाइसेस पे जब हम अपनी वेबसाइट को देखें, वो हमें देखने में ठीक लगनी चाहिए। अब चलते हैं और इस पर वर्किंग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो जी ये कुछ मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है आप लोगों के रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, इसको लेके चलते हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों सेपरेट बनाया है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट पे वर्किंग की है, लेकिन इसका जो ये वाला सेक्शन है, ये सेक्शन आपका मिलता जुलता है उस टास्क से जो टास्क मैंने आपको एलोकेट किया आपकी HTML और CSS के असेसमेंट के लिए। तो इसका मुझे आइडिया था कि शायद कुछ स्टूडेंट्स को इसमें इशू हो जो बेसिक बिगनर लेवल पे हैं, तो उनके लिए मैंने ये वो वाली जो अपॉर्चुनिटी है इसमें ऐड कर दी है। अब एग्जैक्ट यही नहीं होगा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, वो आप लोगों ने मैनेज करने हैं। इस कोड को पहले ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी एक नैब बार बनाई है, वही एक पेरेंट बनाया है, उसमें फिर एक नैब का टैग लगा के नैब बार बनाई है। ये पी में एक लोगो ऐड किया है जो कि आपको यहाँ पे देखने को विजिबल है वेब वर्क के नाम से। फिर हमने कुछ यहाँ पे अपने लिंक्स ऐड किए हैं, कुछ 6-7 लिंक्स हैं हमारे, और ये नैब बार में इतनी सी वर्किंग की गई है हमारी। इसको अब हम क्लोज कर रहे हैं। फिर हमारे पास कुछ ये काम है कि जी हीरो सेक्शन पे वर्किंग की गई है, जिसमें एक इमेज है और एक कंटेंट है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हीरो सेक्शन पे एक इमेज और एक कंटेंट। उसके बाद हमने कुछ ये काम किया है, पेरेंट कार्ड्स जैसे कि लास्ट क्लास में बनाए थे, उनमें कुछ आइकन्स लगाए हुए हैं और ये प्रॉपर सर्च का टैग और पी का टैग, उसी तरह ये कार्ड्स बनाए हुए और ये कार्ड्स हमारे पास यहाँ पे विजिबल हैं। इसको मैं एक बार लोड कर लूँ, कुछ ये हमारे पास कार्ड्स विजिबल हैं। अब हमने इसकी स्टाइलिंग पे किस तरह वर्किंग की हुई है, अगर हम स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाएँ, तो स्टाइल डॉट सी एस एस में हमने कुछ ये सारी स्टाइलिंग की है। पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया हुआ है, नैब बार को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है कि सारे के सारे चाइल्ड जो है एक रो में आ जाएँ। जस्टिफाई कंटेंट, उसका स्पेस अराउंड किया है कि हमारे पास स्पेसेस इक्वली मैनेज हो जाए। अलाइन आइटम सेंटर किया है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपकी जो आइटम्स हैं वो सारे सेंटराइज अलाइन हो जाए। लोगों को मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसका फ़ॉन्ट वेट बढ़ाया और उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ किया कि वो प्रॉपर एक लोगों की लुक आए उसकी। फिर लिंक्स को भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और ये सारा काम हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर किया हुआ है, नैब बार की क्लास में डिटेल में समझा हुआ है। मेन चीज़ है ये सेक्शन की चीज़ समझना कि सेक्शन पे किस तरह वर्किंग की जा रही है हमारे पास, तो इसको हम अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, हमने क्या किया है, पहले तो एक बैकग्राउंड कलर दिया लाइट ग्रीनिश टोन का, और उसके बाद उसका डिस्प्ले फ्लेक्स किया है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से इमेज भी आपकी
और कंटेंट दोनों रो में आ जाएंगे। अगर हम ये नहीं कर रहे थे तो आपको पता है कि वो कॉलम में होंगे दोनों। ये हाइट मैंने ऑटो ये इसलिए किया है कि आपकी स्क्रीन के जो भी साइज़ हो उस हिसाब से हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर ले। हाइट मैंने स्पेसिफिक नहीं रखी कोई, ठीक है। और पैडिंग मैंने कंटेंट और इमेज को इनसाइड स्पेस देने के लिए ऐड की है। फिर ये जो आपका कंटेंट है ना, मतलब कि आपके पास ये वाली जो चीज़ है, ये आपके पास जो टेक्स्ट विजिबल है, इसको मैंने कुछ स्पेसिफिकली विड्थ दी है। मैक्सिमम विड्थ मैंने इसको दी है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी विड्थ हो वो 600 पिक्सल्स तक हो, इससे ज़्यादा विड्थ कवर ना करे। और इसको लेफ़्ट से मार्जिन दिया है ताकि इमेज और आपकी जो विड्थ है, आपका जो कंटेंट है, इनके दरमियान कोई स्पेसेस ना, मतलब स्पेसेस आ जाए लेफ़्ट साइड पे। अब पेरेंट कार्ड की सेम वही प्रॉपर्टी है और ये वाली प्रॉपर्टी अभी के लिए मैं रिमूव कर रही हूँ। इसको मैं बताऊँगी क्या मकसद है इसका। कुछ कार्ड्स में एंकर टैग्स और आई पे वर्किंग की है। अच्छा जी, कुछ ये वाला हमारा प्रॉपर स्टाइलिंग है। अब रिस्पॉन्सिवनेस चेक कैसे करनी है, हमने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे चलना है। अब हमारी जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी तो इंस्पेक्टर टूल्स से आपका बहुत कंसर्न रहने वाला है। आप लोग इंस्पेक्ट पे गए यहाँ पे, और रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। इस का जो टॉगल ऑप्शन है जिस पे एक छोटा सा रेक्टेंगल और एक मोबाइल की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करना आप लोगों ने। उसके बाद आपके पास कुछ ये इस तरह का अपीयर हो जाएगा। ये हमने पहले भी देखा था जब हम बॉक्स मॉडल पे वर्किंग कर रहे थे। आप लोगों ने यहाँ पे देखना, अभी तक तो आपकी वेबसाइट ठीक है, इतनी विड्थ तक कितनी विड्थ है आपकी वेबसाइट की, अगर हम चेक करें तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी विड्थ इस टाइम पे है 1316 मल्टीप्लाई बाय 249। इन दोनों डायमेंशंस पे आपकी जो वेबसाइट है वो एग्जैक्टली ठीक वर्किंग कर रही है। लेकिन हमारी मोबाइल की स्क्रीन तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, उसकी स्क्रीन कम होती है। यहाँ से अगर हम इसको स्मॉल करें, इसको पास लेके आएँ और चेक करें कि ये किस तरह वर्किंग कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 786 की विड्थ तक भी ये देखने में हमारी वेबसाइट ठीक लग रही है। लेकिन उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद कम करते जाएं तो हमारी नैव बार के जो लिंक्स हैं वो आपस में मिलने, जो आपका लोगो है उसके करीब पहुंच रहे हैं। चलो इसको अगर इग्नोर करें तो यहाँ तक अभी भी देखने में ठीक लग रहा है। नीचे से के जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी लेंथ में हो गए हैं, एक तो ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। इसको अगर हम मज़ीद कम करें, लाइक हम अगर इसको 500 की विड्थ के पास जा रहे हैं, तो आपका जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो नैव बार से ही बाहर निकल गया। फिर मज़ीद अगर हम इसको कम करते जाएँ तो ये भी हाइट में बहुत पहुँच गया है, ये भी बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। और इसको अगर मज़ीद हम कम कर दें तो ये सारे के सारे आपके लिंक्स बाहर चले गए, आपको ये प्रॉपर कंटेंट ही आपके इस वेबसाइट से बाहर चले गए। हाइट ऑटो करने का फ़ायदा देखिए ये हो रहा है कि उस हिसाब से हाइट उसकी इंक्रीज़ होती जा रही है। कुछ ये देख रहे हैं, हाइट में मसला नहीं आ रहा, हाइट उतनी इंक्रीज़ हो रही है जिस हिसाब से उसकी विड्थ बन रही है। अब इशू ये है कि आप लोग यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस में चेक भी कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए कि ये देखें नेस्ट हब पे, गैलेक्सी पे, पिक्सल, किस किस मोबाइल फ़ोन पे आपकी वेबसाइट देखने में कैसी लग रही है। ठीक हो गया, खुद भी कोई डिवाइस ऐड कर सकते हो, टैबलेट्स पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट चेक कहाँ तक करना होता है, हमने जो मैक्सिमम है ना, बहुत कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी हमारा चेक करना होता है 300 की, ये 320 की जो होती है ना, यहाँ तक हमने देखना होता है। वैसे 370 तक हमारा मेन फोकस होता है कि 370 की विड्थ तक हमारी वेबसाइट प्रॉपर रिस्पॉन्सिव रहे, या इससे कम तक, जैसे कि आपके पास 320 है। इससे कम अगर हम करेंगे, जैसे 156 पे चले जाएँ, तो इसमें तो वैसे ही बहुत स्मॉल हो जाएगी। कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं जिसमें 56 विड्थ हो स्क्रीन की। तो 320 और 370 तक आपने चेक करना होता है कि वहाँ तक आपकी वेबसाइट कैसी है। अब हम इसको कम कर रहे हैं तो हमारी ये जो वेबसाइट है कहाँ पे कितनी विड्थ पे डिस्टर्ब हो रही है। हमारी वेबसाइट, मेरा ख्याल है कि ये 630 की विड्थ के बाद से डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। इतने लिंक्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये 630 से अगर मैं कम कर रही हूँ ना इसको, तो फिर ये वाकई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ये आपका नैव बार से बाहर निकल रहा है। अब हमने इसको मैनेज कैसे करना है इसको देखते हैं। ये जो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है ये मैनेज की जाती है विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज का स्ट्रक्चर क्या है पहले तो हम ये देखते हैं। आपने मीडिया क्यूरीज जब भी यूज़ करनी होती है ना अपनी CSS में, वो आपने यूज़ करनी होती है एट द एंड ऑफ CSS। आपकी जो CSS है उसमें सबसे एंड पे मीडिया क्यूरीज यूज़ करते हैं। किस तरह से? @मीडिया लिखना है यहाँ पे आपने, कुछ ये स्मॉल पैरेंथेसिस देन कर्ली पैरेंथेसिस। इन स्मॉल पैरेंथेसिस में आपने बताना है कि मैक्सिमम विड्थ कितनी है हमारी, कितनी है जी हमारी मैक्सिमम विड्थ, किस मैक्सिमम विड्थ तक हमारी स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है जब हमारी स्क्रीन 630 पिक्सल से कम होती है। इसका मतलब ये है कि जब हमारी स्क्रीन का साइज़, मैक्सिमम विड्थ जो है हमारी स्क्रीन की वो 630 पिक्सल से कम हो, लाइक 629 पिक्सल भी हो गए अगर, तो फिर हम क्या काम करें। हमारे पास डिस्टर्बेंस क्या आ रही है 630 पिक्सल्स पे जाके, इशू हमारे पास क्या आ रहा है जी 630 पिक्सल्स पे जाके। इशू ये है हमारे पास कि आपकी जो ये नैव बार है इसके लिंक्स आपस में डिस्टर्ब करें आपके लोगों के साथ। ये क्यों डिस्टर्ब करें? क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, फ्लेक्स करने की वजह से वो प्रो में आ रहे हैं। फिर हम ये काम कर सकते हैं, जो डॉट नैव बार की हमारी क्लास है ना, डॉट नैव बार की क्लास,
इसका हम डिस्प्ले फ्लेक्स तो करेंगे, कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले फ्लेक्स तो करो, लेकिन इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम कर दो। हमें पता है कि फ्लेक्स डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है वो रो होती है। हम कह रहे हैं कि जब 630 से स्क्रीन कम हो तो आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम हो जाए। अब आप देखो कि आपकी स्क्रीन का साइज़ जब 630 से कम हुआ है तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गई है, आपकी हेडिंग ऊपर है और आपकी जो लिंक्स हैं वो नीचे। इसका मतलब है कि स्मॉल साइज स्क्रीन पे आपकी नैब बार कुछ इस तरह दिख रही है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी यहाँ पे ना मज़ीद ये कुछ और, अगर मैं इसको मज़ीद कम कर रही हूँ तो फिर भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी नैब बार डिस्टर्ब हो रही है। तो हम इसको क्या करें, जो आपकी डॉट एंकर के टैग्स हमने यहाँ पे टारगेट किए हुए हैं उसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, अगर याद हो तो कुछ ये चीज़। हमारे पास जो डॉट लिंक्स है उसको भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, तो वो फ्लेक्स डायरेक्शन रो में ही है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको टारगेट करूँ कि डॉट लिंक्स की भी जो क्लास है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स की भी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स करो और उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन भी आप क्या कर दो, कॉलम कर दो। हम इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जब कॉलम कर रहे हैं, अब इतना सा काम करने से क्या होगा कि आपकी जब स्क्रीन साइज़ का कम हो जाएगा 630 से, तो आपकी ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। और स्मॉलर स्क्रीन पे इसी तरह होता है, आपके पास जो है सारे एंकर टैग्स जो होते हैं नेविगेशन बार के वो इसी तरह एक रो की बजाय कॉलम में आ रहे होते हैं। फिर आपने एक ये चीज़ देखी होगी, यहाँ पे क्रॉस भी आ रहा होता है, कुछ इस तरह के सिंबल्स आ रहे होते हैं। वो वाली जो फंक्शनलिटीज़ है ना लॉजिकल बिल्डिंग वाली, वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। पर यहाँ पे इस तरह आपने काम कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, कुछ कुछ क्लियर हो गया है और बाकी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आ जाएगा। ओके, अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, मुझे एक चीज़ डिस्टर्ब करी कि आपके जो ये लिंक्स है ना प्रॉपर ये लेफ्ट साइड पे हुए हैं, तो अगर मैं क्या करूँ इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ, कुछ ये काम करें टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हो जाएगा कुछ ये। अब हम कितना भी स्मॉल कर लें, ऑल्दो 98 पे भी हमारी नैब बार प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गई है। 98 पे सारा ये कुछ ये काम है प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। अगर 630 से स्क्रीन की विड्थ ज़्यादा होगी ना, फिर वो उसी असल जो कंडीशन होगी ना उसमें वापस आ जाएगी। तो मीडिया क्यूरीज तब अप्लाई होंगी, मीडिया क्यूरीज का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा CSS हम अप्लाई करें। इस एक्स्ट्रा CSS कब अप्लाई होगी, जब आपकी स्क्रीन की विड्थ 630 पिक्सल से कम होगी। अगर 630 पिक्सल से ज़्यादा है तो वो वैसी ही जो आपकी स्टाइलिंग है वैसी रहेगी। अब जब स्क्रीन की विड्थ 630 पिक्सल से कम हुई है तो आपकी नैब बार कुछ इस तरह बन रही है। और प्रॉपर नैब बार रिस्पॉन्सिव आपकी कहाँ तक जी, 92 पिक्सल्स तक, जो कि बहुत स्मॉलर स्क्रीन है। हमने कहाँ तक देखना है, 320 तक देखना है, वहाँ तक हमारी प्रॉपर एग्जैक्ट मैनेजेबल हो गई है। 320 भी हमारे पास बहुत स्मॉल स्क्रीन होती है, आजकल कोई भी 320 की विड्थ के साथ नहीं आ रहा। ये लास्ट जो है ना स्मॉलर स्क्रीन बता रही हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या इशू आ रहा है, हमने नैव बार तो रिस्पॉन्सिव कर लिया है। द नेक्स्ट इशूज़ विद और आपका जो कंटेंट है हीरो सेक्शन उसके साथ आ रहा है। उसमें क्या इशू आ रहा है हमारे पास, एक तो ये इशू आ रहा है कि इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और ये आपका टेक्स्ट लाइन, ये इमेज का जो कंटेंट लेफ्ट पे आ जाता है और राइट पे आपका कंटेंट आ जाता है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हमने डॉट सेक्शन की एक क्लास बनाई है, उसको टारगेट करते हैं। यहाँ पे डॉट सेक्शन की क्लास को टारगेट करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन आपकी रो। बेसिकली पर्पस हमारे पास यही करने का ये है कि आपकी जितनी भी मोबाइल स्क्रीन होती है ना उसमें सारा कंटेंट आपका किस तरह आ रहा होता है, कॉलम फॉर्म में आ रहा होता है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन की विड्थ थोड़ी छोटी होती है, इसलिए हमें सबकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करना होगा स्मॉलर स्क्रीन पे। अब स्मॉलर स्क्रीन पे ये एक मेरे पास इशू है कि आपकी इमेज का जो साइज़ है ये कुछ ज़्यादा ही मतलब विड्थ और हाइट लग रही है इसकी, तो इसको भी हम मैनेज करते हैं। कंटेंट देखिए हमारा ऑटोमेटिकली मैनेज हो गया उस हिसाब से, ठीक है। कंटेंट अब कोलैप्स नहीं करा, ऑल्दो हमारी स्क्रीन का साइज़ 120 पे हो तो कंटेंट हमारा मैनेजेबल है। ये इमेज हमारी डिस्टर्ब कर रही है तो इमेज का साइज़ हम मैनेज कर सकते हैं। किस तरह मैनेज कर सकते हैं, हमने डॉट इमेज की कोई क्लास बनाई है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अगर डॉट इमेज की कोई क्लास हो तो लेट मी चेक। नहीं जी, हमने कोई क्लास नहीं बनाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं। डॉट सेक्शन में जो हमारे पास IMG का टैग है उसको टारगेट करते हैं। हम कहते हैं जी डॉट सेक्शन में जो हमारे पास IMG का टैग है, अगर तो विड्थ आपकी इतनी स्क्रीन से कम होती है तो आपने इसको विड्थ भी कम कर देनी है। इमेज की विड्थ भी कम कर दो, 100 पिक्सल्स कर दो। अच्छा, ये नहीं कि एक ही मीडिया क्यूरी में सारा काम करना है, आप एक और मीडिया क्यूरी भी लगा सकते हो कुछ इस तरह से। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ये काम करो @मीडिया क्यूरी। ये वाली जो मीडिया क्यूरी होगी तब परफॉर्म होगी जब आपकी मैक्सिमम जो विड्थ है ना वो कब कितने से कम होगी,
मैक्सिमम विड्थ है आपकी जब होगी 400 पिक्सल से कम, कुछ ये। तब आपने क्या करना है, डॉट सेक्शन में जो इमेज का टैग है इसकी आप विड्थ चेंज कर दो। विड्थ कितनी कर दो, इसकी 100 पिक्सल्स कर देते हैं, और इसकी हाइट भी आप 100 पिक्सल्स कर दो। अब ये वाली मीडिया क्यूरी आपके पास तब परफॉर्म होगी जब आपकी स्क्रीन का साइज़ 400 पिक्सल से कम होगा। उससे पहले पहले ये इमेज का साइज़ कम नहीं होगा। देखिए 486 है ना, अगर हम इसका साइज़ कम करें, अब 400 पे आपकी ये इमेज वाली मीडिया क्यूरी अप्लाई हो गई है। मल्टीपल मीडिया क्यूरीज आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले आपकी वेबसाइट का ये था, और इस तरह से आपकी 400 के बाद इमेज का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और 600 बल्कि हमारी कुछ 630 की पिक्सल्स के बाद आपकी वो दोबारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो बन जाएगी। अब इशू किसके साथ आ रहा है हमारे पास, बाकी सब चीज़ें रिस्पॉन्सिव होगी। कार्ड्स के साथ इशू आ रहा है कुछ ये कि कार्ड्स हमारे लेफ़्ट और राइट पे चले गए और कुछ दिख नहीं रहा हमें सही से। अच्छा, अब इस इशू को आप किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको आपने क्या करना है, इसके लिए ना हमारे पास CSS में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है कुछ हद तक रिस्पॉन्सिव बन जाती है। वो प्रॉपर्टी क्या है, उसमें मीडिया क्यूरीज की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा मैंने पहले फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की होगी कार्ड्स में, सिर्फ वही प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे आप जाओ फ्लेक्स रैप, और ये फ्लेक्स रैप आपने क्या कर देना है, रैप कर देना है। कुछ ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे ना तो आपको मीडिया क्यूरीज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप देखें आपके कार्ड्स रिस्पॉन्सिव हो गए। ये क्या करेगी, जितनी आपकी स्क्रीन की विड्थ है उस विड्थ के हिसाब से जितने कार्ड्स पूरे आते हैं उनको शो करा देगी, जितने कार्ड्स पूरे नहीं आते उनको नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट विड्थ पे मूव कर देगी। अभी विड्थ इतनी है, 4 कार्ड्स पूरे आ रहे हैं, ठीक है। जब विड्थ कम होगी, सिर्फ 3 कार्ड्स पूरे आ सकते थे तो 3 कार्ड्स आ गए, अगला कार्ड नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दिया। उसके बावजूद और अगर हम विड्थ कम करें तो फिर अब हमारे पास सिर्फ 2 कार्ड आ सकते हैं एट अ टाइम एक रो में, तो उसने 2 कार्ड एक रो में शो करा दिए और बाकी की रो में अगले 2 कार्ड कर दिए। जब हम मज़ीद विड्थ को कम करेंगे कि सिर्फ एक कार्ड ही विजिबल हो सके एक रो में, तो ये ऑटोमेटिकली उसको एक कार्ड में कर देगा। अगर ये सारा काम हम मीडिया क्यूरीज की हेल्प से करेंगे तो हमें काफ़ी मीडिया क्यूरीज यूज़ करनी पड़ेंगी कि हमें देखना पड़ेगा जी अच्छा पहली स्क्रीन पे कितने आ रही है, फिर स्क्रीन पे कितने कार्ड आ रहे हैं, फिर स्क्रीन पे कितने आ रहे हैं, ये सब, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। इसीलिए हमने CSS में रहते हुए इसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिव कर लिए। अच्छा जी, अब हमारी बारी आती है। अभी तक हमने फुटर नहीं डिज़ाइन किया अपनी वेबसाइट का, बाकी चीज़ें तो हमें डिज़ाइन करनी आ गई हैं। फुटर डिज़ाइन करने से पहले एक टॉपिक होता है ग्रिड का टॉपिक, उस टॉपिक पे मूव करते हैं और आपको वो टॉपिक समझाते हैं कि किस तरह से आप जी ग्रिड के टॉपिक पे वर्किंग कर सकते हैं। grid.html, जिस तरह हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स होता है उसी तरह हमारे पास ग्रिड भी होता है। अब ग्रिड का काम क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स ना आपके पास 1 डायमेंशनल होता है, या तो आप एट अ टाइम फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर सकते हैं एक टाइम पे, या तो एक टाइम पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकते हैं। दोनों इकट्ठे रोज और कॉलम से वर्किंग नहीं कर सकते आप। ये जो ग्रिड का सिस्टम है ना, ये 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है। इसमें आप एट अ टाइम रोज के साथ भी कर सकते हैं और कॉलम्स के साथ, दोनों एट अ टाइम वर्किंग कर सकते हैं। मैं जस्ट ये काम कर रही हूँ, div डॉट पेरेंट करके एक पेरेंट क्लास बना रही हूँ। इसमें कुछ ये करे हैं जी div और हैश करके मुझे बॉक्स क्लास रखनी है, और मैं कोई 9 बॉक्सेस बना रही हूँ, हैश बॉक्सेस, और आपके यहाँ पे बॉक्सेस आ जाएंगे। और आपने यहाँ पे यूज़ करना है जी अपना डॉलर का साइन मल्टीप्लाई विद 9, कुछ ये। अब ये बन गया, मैं लिख देती हूँ इसमें कुछ कंटेंट। ये पहला बॉक्स हो जाएगा, दूसरा बॉक्स, थर्ड वन, फोर्थ, जी स्टूडेंट्स जावेद आपका माइक ठीक हो गया? पूछे बच्चे क्या सवाल है? अच्छा जी, यहाँ पे हम अपनी ग्रिड के टॉपिक पे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमारे 9 बॉक्सेस यहाँ पे हमने क्रिएट किए हैं
और अब मैं इनकी स्टाइलिंग कर रही हूँ कुछ इस तरह से। इंटरनल CSS को यूज़ करते हैं, स्टाइल का टैग यूज़ कर रहे हैं। जस्ट कुछ ये काम कर रही हूँ, डॉट पेरेंट की जो क्लास है हमारे पास उसको टारगेट कर रहे हैं और उसको कुछ मैं मैक्सिमम विड्थ दे रही हूँ। कितने % की विड्थ दे रही हूँ? उसको हम 70% की अगर विड्थ ऐड कर दें, उसमें 70% की विड्थ ऐड करें और कुछ हाइट भी उसको ऐड कर देते हैं। हाइट कितनी कर लेंगे? अगर 400 पिक्सल्स की हाइट कर दें और कुछ मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करें उसमें। बैकग्राउंड कलर कौन सा? कोई लाइट सा यूज़ कर लेते हैं, तो ये लाइट में एक्वामरीन ठीक रहेगा। मैं इस पोर्ट को डिस्पोज करके ये न्यू पोर्ट स्टार्ट कर रही हूँ। जी, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे पास है। एक बॉक्स बना हुआ है जिसकी विड्थ जो है वो 400 पिक्सल है और विड्थ जो है वो 70% है और हाइट जो है वो 400 पिक्सल है। अब यहाँ पे ना मैं इन डिफरेंट बॉक्सेस जो बनाए ना जिसमें मैंने डाटा ऐड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको कुछ कलर्स देने लगी हूँ, सेपरेट कलर्स, ताकि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाए। जैसे आप लोगों को मैंने समझाया था आपका पोजीशंस का ऑप्शन और ये सारी वर्किंग। तो अब चलते हैं यहाँ पे और इन आईडीज़ को गेट करें #box1 और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो जी डार्क कलर्स में चूज़ करते हैं तो ब्लू कर दो। अच्छा जी, हमने एक box1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर दिया और इसके बाद जो हमारा #box2 है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कोई रख लेते हैं ग्रीन। बैकग्राउंड कलर इसका जी ये कैरेट ब्लू कर देते हैं। इन्हीं को कॉपी कर रही हूँ मैं, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V #box3 और इसका हम रेड कर देते हैं। अच्छा, मुझे ना 9 बॉक्सेस हैं और 9 बॉक्सेस के डिफरेंट कलर्स चाहिए। ये 3 वाला हो गया, ये 4 वाला हो गया और इसका जो है हम येलो के साथ मूव कर लेते हैं, येलो ग्रीन कर देते हैं। ये 5 वाला बॉक्स हो जाएगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो जी ब्लैक कर देते हैं, हमने ब्लैक को यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट वन का ब्राउन कर देंगे। बॉक्स 6 जो है इसका ब्राउन कर देते हैं। कुछ ये और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कितने बॉक्सेस रह गए हैं? बॉक्स 7। पहले जल्दी से मैं बॉक्सेस को टारगेट कर लेती हूँ, फिर देन इनके कलर्स ऐड कर देंगे। बॉक्स 8 एंड देन बॉक्स 9। कुछ ये, हाँ जी, इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखें? सिल्वर कर दें मैडम। डार्क कलर बताना ताकि आपको देखने में इशू ना हो। डार्क ग्रीन कर देते हैं। इसका हम डार्क कुछ करके जी ये कर देते हैं और इसका हम जो है कर देते हैं जी, देख लेते हैं डार्क में और हमारे पास मजेंटा चलते हैं। कुछ ये, अच्छा जी, कुछ ये वाली चीज़ आपके पास विजिबल होगी। कुछ ये कलर बॉक्सेस जो हमने ऐड किए हैं वो ये वाले आपके पास विजिबल है। आपको पता है ना, जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो जो पेरेंट हमारे पास होता है वो क्या करता है, आपके जितने भी कॉलम स्टाइल होते हैं उनको रो में कवर कर देते हैं। अगर अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड के साथ वर्किंग कर रहे हैं, डिस्प्ले ग्रिड, मैं पहले ना बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ। अगर आप डिस्प्ले ग्रिड करोगे यहाँ पे पेरेंट को तो आपके पास फिर कोई इशू होता है, कोई फेसेस होते हैं कि नहीं? डिस्प्ले ग्रिड किया हमने तो हमारे पास बस ये काम हुआ है कि बॉक्सेस ने पूरी स्पेस कवर कर ली है और कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि वो रो की बजाय कॉलम में आ गए, कॉलम की बजाय रो में आ गए, जैसे फ्लेक्स में हो रहा था। डिस्प्ले ग्रिड करने से कुछ खास नहीं होता, बस वो पेरेंट की स्पेस को कवर करता है। लेकिन डिस्प्ले ग्रिड में आप ये काम करो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम डिसाइड कर सकते हो कितने कॉलम्स बनाने हैं आपने अपने इस कंटेंट के। मैं कहती हूँ जी 200 पिक्सल्स के 2 कॉलम बना दो, 200 पिक्सल्स के 2 कॉलम। जब मैंने 200 पिक्सल्स लिखा है तो उसने जो आपकी जितने भी चाइल्ड थे ना उन सबको 200 पिक्सल्स के 2 कॉलम्स में एडजस्ट कर दिए। मतलब पहला कॉलम भी 200 पिक्सल्स का, दूसरा कॉलम भी 200 पिक्सल्स का। आप लोग अपनी मर्ज़ी से तीसरा कॉलम या 4 कॉलम भी बना सकते हो 200 पिक्सल्स के। कुछ ये अब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे उनको वो 3 कॉलम्स में उस तरह एडजस्ट कर लेगा। मतलब ये है कि अब उसने क्या है, 3 कॉलम्स बनाने और एक कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 200 पिक्सल्स। स्पेसिफाई नहीं है कि 200 पिक्सल, ये अपनी मर्ज़ी से आप इस पहले कॉलम की 200 कर दो,
दूसरे वाले की 100 कर दो। इसका मकसद ये होगा कि पहला कॉलम जो है वो ज़्यादा विड्थ कवर करेगा, दूसरा कॉलम जो है वो कम विड्थ कवर करेगा, वो हाफ विड्थ कवर करेगा, कुछ ये वाला, और तीसरा कॉलम भी कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही चलेगा आपके पास। अब हमारे पास कॉलम्स बनाने के मेथड कितने आते हैं इसको देखते हैं। एक तो ये है कि आप पिक्सेल्स को यूज़ कर सकते हो, दूसरा आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे ऑटो को भी यूज़ कर सकते हो। एक मेथड ऑटो का भी होता है। ऑटो की हेल्प से क्या होगा कि पहला कॉलम जितनी आपने विड्थ बताई हुई उतनी विड्थ कवर करेगा, दूसरा भी उतनी विड्थ कवर करेगा, जबकि जो तीसरा कॉलम होगा ना जिसको आपने ऑटो किया होगा वो जितनी स्पेस होगी सारी कवर कर लेगा। ठीक है, इसमें हम कोई भी कंटेंट रख सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं है किसी भी बॉक्सेस के साथ ही चल रहे हैं हम। ये मैं आपको बॉक्सेस के साथ इसलिए समझा रही हूँ कि आप लोगों को जैसे फ्लेक्स बॉक्सेस के साथ समझाया था, तो ये भी आपको ज़रा एक रिप्रेजेंटेशन समझ आ जाए। अब ये ऑटो आप सिर्फ इसमें नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं कि पहला कॉलम 200 पिक्सेल्स का कर दो जी, दूसरा कॉलम ऑटो कर दो, मतलब जितनी भी स्पेस बचती है वो ले ले, और तीसरा कॉलम जो है उसको 100 पिक्सेल्स की स्पेस दे दो, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। क्लियर है जी यहाँ तक? अब ये भी कर सकते हैं, फिर हमारे पास एक ऑटो का आ गया, फिर परसेंटेज का यूनिट भी होता है, परसेंटेज का यूनिट भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं कहती हूँ इसको 10% की स्पेस दे दो, तो अब ये क्या करेगा, ये 10% की स्पेस कवर करेगा, ये ऑटो कवर करेगा, ये 200 पिक्सेल्स। ऑटो मतलब जितनी भी स्पेस बचती है ना सेंटर में वो सारी इसको दे दो। तो परसेंटेज को भी यूज़ कर सकते हैं हम, पिक्सेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है FR का, फ्रैक्शनल यूनिट्स, 1 FR और 1 FR 1 FR। अब इसका मकसद क्या है कि एक एक फ्रैक्शंस के 3 कॉलम, तीनों कॉलम बराबर की स्पेस लो। अब हमें पता नहीं है टोटल स्पेस कितनी है इसमें, तो अगर मैं इसको तीनों कंटेंट्स को इक्वल स्पेस देनी होगी तो मुझे गेस करना पड़ेगा कि अच्छा इसमें 200 पिक्सल हो शायद, या इसमें 250 हो, या इसमें 280 हो। तो गेसेस की बेस पे कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। FR क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जितना भी आपके पास विड्थ है ना उस हिसाब से इसमें मैनेज करेगा। पहले तीनों को इक्वल डिवाइड करेगा कि एक हिस्सा इसके पास आ जाए, इसके पास, और एक इसके पास, इक्वल हिस्सा आ जाए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो सेकंड वाला कॉलम है ये डबल हो, पहले दोनों के पास इस तरह है और सेकंड वाला कॉलम इनका डबल हो, तो आप इसको 2FR भी कर सकते हैं कुछ ये। अब ये क्या करेगा, आपकी जितनी स्पेस होगी पहले कॉलम को उसका एक हिस्सा देगा और दूसरे कॉलम को भी एक हिस्सा, लेकिन जो तीसरे कॉलम को भी एक हिस्सा, लेकिन जो आपका सेकंड कॉलम है उसको उसका डबल 2 मल्टीप्लाई करके प्रोवाइड करेगा, 2 फ्रैक्शंस के साथ। मल्टीप्लाई नहीं, प्लस करेंगे इसमें। क्लियर है जी यहाँ तक? जी स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। ओके गुड। ओके जी, यहाँ तक हमने देखा है कि किस तरह फ्रैक्शंस पे वर्किंग कर सकते हैं, और फ्रैक्शंस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वेट के हिसाब से मैनेज कर लेगा इसको। अच्छा, अब अगर आप ये काम इतना एक 3 कॉलम के अलावा 4 है तो मल्टीपल टाइम आपको 1 FR लिखना पड़ेगा, फिर 1 FR, या दूसरा कॉलम आप 2 पिक्सल्स का कुछ, ये मतलब आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी इस तरह। तो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, रिपीट का एक फंक्शन यूज़ करें और उसमें बताएं कि आपको 2 कॉलम चाहिए कुछ ये, और कितने पिक्सल्स के, 200 पिक्सल्स के। तो ये भी सेम आपके पास ऐसे ही वर्किंग करेगा, 2 कॉलम्स बना देगा आपको 200 पिक्सल्स के कुछ इस तरह से। और मेरा ख्याल है इसमें ये वाले शो करा दिया इसमें। ठीक है जी, अब ये आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा सर जी 200 पिक्सल्स और 200 पिक्सल्स। अगर आप इसको 3 करेंगे तो यहाँ पे ये आपको 3 कॉलम्स बना देगा 200 पिक्सल्स के कुछ इस तरह से। अब एट अ टाइम आप रोज़ पे भी वर्किंग कर सकते हो। ये हम कॉलम से वर्किंग कर रहे हैं ना, तो ग्रिड टेम्पलेट रोज़ को टारगेट करके आप रोज़ पे भी वर्किंग कर सकते हैं। मैं ऐसे कहती हूँ 200 पिक्सल्स की मुझे बस 2 रोज़ चाहिए, तो ये क्या करेगा 200 पिक्सल्स की 2 रोज़ बना देगा कुछ ये काम। 200 पिक्सल्स की 2 रोज़ बना दी, बाकी क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा था उस विड्थ में वो उतनी 200 पिक्सल्स की 2 रोज़ बना रहा है। अब ये वाला जो कंटेंट है ये एक्स्ट्रा हो गया था थोड़ा सा, तो इसको इसने फिर इस विड्थ से आउट ही कर दिया है, लेकिन यहाँ पे उसने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक 2 विड्थ में 2 बना दिए। आप लोग 3 भी कह सकते हो कि आप 200 पिक्सल्स के 3 जो है वो रोज़ बना दो। अब ये मैंने जैसे FR का बनाया, ये सब चीज़ें आपके साथ वो वर्किंग कर सकता है, सब चीज़ें शो करा सकता है आपको उस हिसाब से। अब देखिए उसने उसकी विड्थ कवर की है और उसको प्रॉपर बॉक्स के तौर पे शो करवाया, और 3 कॉलम तो 3 रोज़ जो है इसकी बना दिए। हमने अब जो वर्किंग ग्रिड समझाया ना, मैं चाह रही हूँ कि फुटर को हम ग्रिड की हेल्प से वर्किंग करें, तो फुटर पे चलते हैं, फुटर पे वर्किंग करते हैं। जी यहाँ पे मैं इसको सेक्शन वाले टैग को ओके यहाँ पे इनको क्लोज़ करते हैं, और इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक फुटर की वर्किंग कर रहे हैं। कुछ इनको क्लोज़ करो, पेरेंट कार्ड्स को भी क्लोज़ करो और सेक्शन वाले टैग को भी क्लोज़ कर दो कुछ ये।
फुटर के लिए हमारे पास एक सिमेंटिक टैग है, मैं उसी को यूज़ करने लगी हूँ और इसकी क्लास जो है वो भी फुटर की दे रहे हैं कुछ इस तरह से। अब फुटर की क्लास में मैं मज़ीद कुछ डिव्स यूज़ कर रही हूँ, डिव डॉट लिंक्स को यूज़ करते हैं, कुछ लिंक्स ऐड कर देते हैं LI के टैग में, एंकर का टैग, और इसमें हम लिख देते हैं होम। कुछ जल्दी बेसिक सा एक फुटर बना रहे हैं, कुछ इतना रीजनल फुटर नहीं बना रहे डिव की हेल्प से। कंट्रोल Z और होम के बाद अबाउट, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी सर्विसेज आ गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी होम अबाउट सर्विसेज, और कॉन्टैक्ट का एक बना लेते हैं कुछ ये। अच्छा, एक डिव ये कर लेते हैं, दूसरा डिव डॉट कॉन्टैक्ट के नाम से बना लेते हैं, और इसमें हम कुछ H4 की हेडिंग में कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं 112233, और एक ईमेल लिख देते हैं P के टैग में, ओके muqaddas@gmail.com। एक डिव का कंटेंट ये हो गया। फिर एक और डिव बना लेते हैं, इसमें सर्च बार ऐड कर देते हैं, और इसकी जो क्लास है वो मैं कुछ सर्च के नाम से रख रही हूँ इस डिव की क्लास, डिव डॉट क्लास कुछ ये, ओके यहाँ पे हम टैग के अंदर नहीं लिख रहे इसलिए सजेशंस नहीं आ रही, क्लास, और मैं सर्च के नाम से इसकी क्लास रख रही हूँ कुछ ये। अच्छा जी, इस पर हम रख लेते हैं जी सर्च इनपुट कॉलन, सर्च बार एक ऐड करते हैं, हमने ऐड की थी लास्ट क्लास में सर्च बार आपकी नेविगेशन बार में, इस बार हम फुटर में ऐड कर रहे हैं क्योंकि दोनों टाइम पे तो सर्च बार नहीं होती ना हमारे पास, एक ही चीज़ में होती है। और प्लेस होल्डर एंटर करते हैं इसमें एक सब्सक्राइबर्स, क्योंकि फुटर में जो सर्च बार होती है ना वो मोस्टली ईमेल के लिए होती है, सब्सक्राइब्स के लिए होती है। मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ इस वाले पोर्ट पे। अच्छा जी, गो लाइव किया हमने, और यहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है इसका एक फुटर जनरेट हो गया आगे, जो कि इस तरह पे कुछ दिखने वाला है। इस टाइम पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब उसकी स्टाइलिंग करते हैं और चलते हैं स्टाइल डॉट CSS की क्लास में। डॉट फुटर की क्लास को मैं मीडिया क्यूरीज से पहले टारगेट करूँगी यहाँ पे कुछ इस तरह से। डॉट फुटर की जो क्लास है कुछ ये, सबसे पहले तो हम इसका डिस्प्ले ग्रिड कर रहे हैं क्योंकि हम फुटर को समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड कर रहे हैं, और जब हम डिस्प्ले ग्रिड करते हैं तो कुछ भी फंक्शन, कुछ भी चेंजिंग नहीं आती, परफॉर्म नहीं होती। डिस्प्ले ग्रिड किया, और मैं कुछ इससे पहले भी इसको बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, जो बैकग्राउंड कलर हमने ऐड किया है अपनी हीरो सेक्शन में, उसी को कॉपी करते हैं, वही बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने फुटर में। कंट्रोल C, और इसको हम ऐड कर रहे हैं जी फुटर में कंट्रोल V। कुछ बैकग्राउंड कलर देने से हमारे पास कुछ ये होगा कि इसका फुटर का बैकग्राउंड कलर आ गया। और अब इसमें हम थोड़ी सी स्पेसेस को मैयर कर लेते हैं। स्पेसेस बहुत जो है इसमें वर्क ख़राब जो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है हमारा। तो इनसाइड स्पेस देनी है, उसके लिए हम पैडिंग को यूज़ कर सकते हैं। पैडिंग हम यूज़ कर लें अगर 10 पिक्सल्स की, तो मेरा ख्याल है कि मैनेज आउट हो जाएंगी चीज़ें, और बस ठीक है, इनसाइड स्पेस मिल गया। अब ये वाली जो चीज़ें आ रही है ना, ये आपको दिख रही होंगी कि ये सेम स्टाइलिंग जो है ना, मैंने यही क्लासेस यूज़ की हैं, डॉट लिंक की क्लास ही, तो वही सेम स्टाइलिंग यहाँ पे भी आ गई है। अदरवाइज जो है ना LI के टैग यहाँ पे लिस्ट शो करते हैं और आपके पास अंडरलाइन वगैरह भी आ रहे होते हैं। वो चीज़ें हमने पहले की हैं, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने सेम क्लास दे दी है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यूज़ करें, मैं ना फुटर को भी इसी तरह ग्रिड टेम्पलेट की हेल्प से जो है ना काम करूँगी और रिस्पॉन्सिव बनाऊँगी। रिपीट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और रिपीट के फंक्शन में मैं ऑटो फिट का एक और फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। ऑटो फिट कब करना है? मिनिमम और मैक्सिमम स्क्रीन के हिसाब से, मिन और मैक्स दोनों के हिसाब से। कितना? 200 पिक्सल्स मिनिमम हो आपके पास, और मैक्सिमम कितना कर दो? 1 FR। ये एक लाइन लिखने से आपका प्रॉपर ये एक रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा और प्रॉपर ये मैनेज भी हो जाएगा। देखिए सब ये क्या हुआ है हमारे पास, हमने कहा कि आपकी जितनी भी विड्थ है ना उसमें ऑटो फिट कर दो इसको जो आपका फुटर है उसमें ऑटो फिट कर दो, कॉलम अपनी मर्ज़ी से बना लो, ऑटोमेटिकली फिट करो विड्थ के हिसाब से। लेकिन मिनिमम जो आपके पास विड्थ होनी चाहिए ना एक कॉलम की, वो आपकी 200 पिक्सल्स हो, और मैक्सिमम हो वो 1 फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम आपको 1 फ्रैक्शन इस टाइम पे विजिबल होगा जब आपके पास स्क्रीन की विड्थ कुछ ज़्यादा होगी। जब हम इसको इंस्पेक्ट में जाके स्क्रीन की विड्थ कम करते हैं और देखते हैं कि फिर अब हमारे पास क्या फुटर रिस्पॉन्सिव हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये मेन फोकस हमारा। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएँ कुछ ये चीज़, और यहाँ पे जाएँ दोबारा इसको करें कुछ ये। तो अब आप देखो कि आपकी इस टाइम पे यहाँ पे जब आपकी सर्च बार इशू कर रही थी आपकी कॉन्टैक्ट वाले के साथ, तो ऑटोमेटिकली सर्च बार 3rd कॉलम पे पहुँच गई है। जैसे आपकी जो कार्ड्स हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए थे
वैसे ही ऑटोमेटिकली फुटर भी एडजस्ट हो रहा है। आप मज़ीद इसको कम कर रहे हैं तो आपका अब ये जब इशू कर रहा था 11 2 2 3 कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, ये भी नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गया, और इसको तो हमने ऑटोमेटिकली मीडिया क्यूरीज की हेल्प से किया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है जी। इस तरह प्रॉपर आपको मीडिया क्यूरीज भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और प्रॉपर आपकी इन्हीं फंक्शनैलिटीज़ की हेल्प से, इन्हीं लॉजिक्स की हेल्प से, एक एक लाइन की हेल्प से आपकी प्रॉपर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी हो रही है।